Hello friends, today I am going to start another new chapter, that is the second chapter of class 10th NCERT book, civics book. It is federalism. Now if you have seen the first chapter, that is power sharing, if you have seen my previous videos on power sharing, you have come across one thing, that power sharing is required in modern democracy. And it is an essential feature of democracy. Now in that we have talked about the vertical form of power sharing. So to understand federalism, what is federalism, if you have understood the vertical form of power sharing, will carry that idea of vertical form of power sharing in this chapter, federalism. Basically when we talk about the vertical form of power sharing, it is the idea of federal government only, right? Now what is federalism? Federalism is to have governments at different levels. This is the simplest way to understand federalism. एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कि देश में अलग अलग लेवल्स पर हम सरकारें बना देते हैं, इसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि हमने वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग में देखा, सबसे टॉप पे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके अंडर आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर आती है लोकल गवर्नमेंट। इस अरेंजमेंट को हम कई हद तक ये फेडरलिज्म कहते हैं, राइट? नाउ टू अंडरस्टैंड फेडरलिज्म इन अ बेटर वे, लेट्स डिस्कस इट्स फीचर्स, how federalism federal arrangement is done in our nation, right? फेडरलिज्म किस तरह से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म की गई है इंडिया में। नाउ द की फीचर्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहली चीज, इन अ फेडरल गवर्नमेंट टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सीन। किसी भी देश में अगर हम बोलते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट है तो दो या दो से ज़्यादा हम लेवल्स की गवर्नमेंट देखते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इंडिया में हम सेंट्रल गवर्नमेंट देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स देखते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ पंचायत, ज़िला पंचायत, इस तरह से। तो हमने कहीं ना कहीं पावर जो है सरकार की, वो अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट्स में बांट दी गई है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, राइट? Now second feature is, first feature is to have two or more than two levels of government in such a form. Second feature of federal government is constitutional status, means ये जो अरेंजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बनाया गया है। यानी इंडिया इज़ अ लार्ज नेशन और उसको उसके हर एक प्रांत, हर एक हिस्से को, हर एक रीजन को अच्छी तरह से गवर्नमेंट लुक आफ्टर कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अलग अलग लेवल्स की गवर्नमेंट बनाई जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में नेता बैठे हैं वो जगह जगह लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें नहीं जानते, लेकिन लोकल लीडर्स उन प्रॉब्लम्स को जानते होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि लोकल लेवल पर भी सरकारें बनाई जाए। स्टेट लेवल पे जो सरकारें होंगी वो स्टेट्स को लुक आफ्टर करेंगी, और जो लोकल लेवल की सरकारें होंगी वो लोकल रीजन्स को लुक आफ्टर करेंगी। और ये जो सेटअप है गवर्नमेंट का, वो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें स्टेटस दिया गया है इन गवर्नमेंट्स को। ये गवर्नमेंट्स अपने अपने लेवल्स पे, दे हैव देयर ओन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, मीन्स इनका एक दायरा फिक्स कर दिया गया है, उस दायरे में ये काम करते हैं। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस मीन्स अगर लोकल गवर्नमेंट, अगर ग्राम पंचायत की हम बात करें तो उसके जो फैसले होंगे वो एक पर्टिकुलर गांव के लिए होंगे। अगर हम ज़िला परिषद की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकार होगी वो डिस्ट्रिक्ट में आने वाले जितना भी एरिया है, जितने भी गांव हैं, उनको लुक आफ्टर करेगी। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो एक पर्टिकुलर स्टेट में अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाएगी, एक स्टेट को लुक आफ्टर करेगी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश को लुक आफ्टर करेगा। तो इस तरह से इन अलग अलग लेवल्स की जो सरकार बनाई गई है उनको ऑटोनोमस पावर दी गई है अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, अपने एक दायरे में, एरिया में वो काम करेंगे। ऑटोनोमस पावर का मतलब होता है कि वो अपने लेवल पर डिसीजन लेने के लिए उन्हें ये पावर दी गई है
कि अपने लेवल पर वो डिसीजंस ले सकते हैं। अगर ग्राम पंचायत है तो गांव के लिए डिसीजन ले सकती है, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए डिसीजन नहीं ले सकती। तो उनका जो दायरा है वो गांव तक सीमित है। उसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट देश के लिए डिसीजन लेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए डिसीजन लेगी, और लोकल जो गवर्नमेंट्स होंगी वो लोकल लेवल पे डिसीजंस लेने की क्षमता रखती है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हें पावर दी गई है। इसको हम ऑटोनोमस पावर कहते हैं। ऑटोनोमस पावर इज टू पावर टू टेक डिसीजंस, राइट? So this is the second feature of federal government. Now the third is independent judiciary. हर लेवल पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी बनाई गई है। जैसे कि आप जानते होंगे सेशन कोर्ट्स होते हैं, लोक अदालत, फिर स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स आ जाते हैं, फिर सेंट्रल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट आता है। तो हर लेवल की सरकार को जुडिशियल बॉडी प्रोवाइड की गई है ताकि हर लेवल पर जो जुडिशियल मैटर्स हैं उन्हें सॉल्व किया जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी एक गांव में कोई केस हुआ तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं। उसके लिए भी जुडिशरी लोकल बॉडीज बनाई गई हैं, स्टेट लेवल पे बनाई गई, और फिर सेंट्रल लेवल पे बात आती है। तो इस तरह से हर लेवल के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडीज होना इज अगेन अ फॉर्म ऑफ अगेन एन अरेंजमेंट इन फेडरल गवर्नमेंट। नाउ फोर्थ इम्पॉर्टेंट फीचर इज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। हर लेवल की गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी फाइनेंस में डिसीजन लेने की पावर दी गई है। यानी अपने अपने लेवल पे ये सरकारें फंड्स रेज कर सकती हैं, टैक्स इम्पोज कर सकती हैं, और इस पैसे से वो जो भी पैसा कलेक्शन होता है उसको वो जनता के लिए ही यूज़ कर सकती हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग होंगे, और लोकल लेवल पे भी जो पंचायत है, ज़िला परिषद है, इनके टैक्सेस अलग होते हैं, इनके सोर्स ऑफ रेवेन्यूज़ अलग होते हैं। तो अपने अपने लेवल पे ये टैक्स इम्पोज कर सकते हैं और फंड्स रेज कर सकते हैं, उन फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स इज जो मैंने आपको पहले बोला कि अपने अपने लेवल पर ये डिसीजंस लेने का क्षमता रखते हैं, और ये एक दूसरे के डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अपने अपने लेवल पे ये डिसीजन ले सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग इन ईच अदर्स मैटर्स, राइट। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती, या स्टेट की बेहतरी के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अननेसेसरीली इंटरफेयर नहीं कर सकती, अनटिल एंड अनलेस अगर वो डिसीजन दूसरे स्टेट से कनेक्टेड ना हो या दूसरे स्टेट्स को इफेक्ट ना कर रहा हो, ठीक है। तो हर लेवल पे जो इनकी ये जो पावर है वो उनका एक दायरा फिक्स कर दिया गया है, एक स्पेयर फिक्स कर दिया गया है। नाउ इट एक्ट्स एज अ डिवाइडिंग एज वेल एज यूनिफाइंग फैक्टर। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो इट इज डिवाइडिंग द पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं एक डिवाइडिंग फैक्टर है जो सरकार को अलग अलग लेवल पर बांट रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक यूनिफाइंग फैक्टर भी है, क्योंकि ये जब हम इस तरह का डिवीज़न करते हैं तो हम कहीं ना कहीं देश के हर एक छोटे बड़े रीजन को, हर एक प्रांत को हम मेन पॉलिटिक्स से लिंक करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल अभी दिया ही था कि सेंट्रल लेवल पे जो लीडर्स बैठे हुए हैं उन्हें लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं पता, लेकिन एक लोकल लीडर्स को अपने एरिया की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा, वो बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। तो जब हम इस तरह से सरकार काम करती है, वो डोर टू डोर नहीं जा सकते, लेकिन जो लोग बाय सेटिंग लोकल गवर्नमेंट्स वो डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से हम देश के हर हिस्से को प्रोग्रेस या डेवलपमेंटिंग मोड में ला सकते हैं। तो ये जो है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो डिवाइडिंग फैक्टर भी है और एक यूनिफाइंग फैक्टर भी है जो देश को एकजुट करने में मदद करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म. Again, just to recapitulate all the points, the prominent feature is to have government at more than two levels of government.
Then constitutionally status are given to these levels of government, and they enjoy autonomous powers. They have independent judiciary at different levels. Then financial autonomy also enjoyed by these levels of governments. Then distribution of powers are such that they do not interfere in each other's matters. And it last important factor is federal feature is a dividing as well as a unifying factor in democracy. So these are some important features, and through these features the concept of federalism is very much clear to you. So keep on revising these points and wait for the next video. Please like, share and review this. Thank you.